सेल्फ एक्टिवेशन पॉइंट। तुम्हारी जिंदगी एक बहुत सादा सच पर खड़ी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को आखिरी तक समझ ही नहीं पाते। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, कोई तुम्हारी कमजोरियों को ठीक करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारी जगह डिसीजंस लेकर तुम्हारी लाइफ को ऊपर नहीं उठाएगा। तुम चाहे जितनी देर तक उम्मीद रखो, चाहे जितना इंतजार कर लो, अंत में तुमको खुद ही अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा। क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर सेटबैक के बाद सहारा ढूंढता है, या वो इंसान बनना चाहते हो जो अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखता है? यह वही बिंदु है जिसे साइकोलॉजी में सेल्फ एक्टिवेशन पॉइंट कहा जाता है। वह मानसिक क्षण जहां तुम्हारा दिमाग पहली बार समझता है कि एक्सटर्नल हेल्प कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक इल्यूजन है। जब यह इल्यूजन टूटता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तभी तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट करता है, और यही शिफ्ट तुम्हारी पूरी बिहेवियरल स्ट्रक्चर को बदल देता है। जब तुम अपने अंदर ये रियलाइजेशन आने देते हो कि मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे अंदर एक इंटरनल स्विच ऑन हो जाता है। यही स्विच तुम्हें पैसिव रहने से रोकता है और तुम्हें एक हायर स्टेट ऑफ सेल्फ एजेंसी की तरफ धकेलता है। क्योंकि जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, उस दिन एक्सक्यूजेस अपनी ताकत खो देते हैं, ब्लेम का खेल खत्म हो जाता है, और तुम्हारी एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ने लगती है, जहां असली काम किया जाता है। ये वो स्टेज है जहां तुम अपनी कंडीशन को लेकर ईमानदार बनना शुरू करते हो। जब तुम पहली बार देखते हो कि तुम्हारी आज की परेशानियों में कितना हिस्सा तुम्हारी ही चॉइसेस का है, कितने मौके तुमने खुद वेस्ट किए, कितने दिन तुमने टालते टालते बर्बाद कर दिए, कितनी बार तुमने अपने ही प्रॉमिसेस को हाफ हार्टेड तरीके से निभाया। और जितना ज्यादा तुम यह सब स्वीकार करते जाते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग रियलिटी के साथ अलाइन होने लगता है। सेल्फ एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओगे। इसका मतलब है कि तुम इस सच से भागना बंद कर दोगे कि तुम्हारा लाइफ अपग्रेड कोई और कर देगा। तुम समझ जाओगे कि कोई भी मेंटोर, कोई भी फ्रेंड, कोई भी सपोर्ट सिस्टम तुम्हारा लाइफ वर्कलोड नहीं उठा सकता। चाहे वो तुम्हारे लिए कितना भी केयर करते हो, तुम्हारी ग्रोथ उनकी प्रायोरिटी कभी नहीं बन सकती। और ये बात क्रूर है, लेकिन सत्य है। यही रीजन है कि विनर्स अपने बिहेवियर को दूसरों की मदद पर नहीं, अपने खुद के कंट्रोल पर बिल्ड करते हैं। यही वह इनर रियलाइजेशन है जहां तुम नोटिसिंग शुरू करते हो कि तुम अब पहले जैसे महसूस नहीं कर रहे। तुम्हें एक्सक्यूजेस कम क्रेडिबल लगने लगते हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस हल्की सी भी इरिटेट करने लगती है, तुम्हारी आइज ऑटोमेटिकली उन चीजों पर जा रही होती है जो तुम्हें इंप्रूव कर सकती है। और यही तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस शार्पन होने लगती है, क्योंकि तुमने तय कर लिया है कि डायरेक्शन बदलनी है। लाइफ तभी बदलती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने ऊपर बोझ डाल रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है तुम कंट्रोल वापस ले रहे हो। कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, कंट्रोल ओवर योर एक्शंस, कंट्रोल ओवर योर टाइम, कंट्रोल ओवर योर फोकस। और ये कंट्रोल ही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे पूरा डिसिप्लिन्ड लाइफ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस चैप्टर का असली सार यही है। जब तक तुम यह सच स्वीकार नहीं करते कि तुम ही अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हो, तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू ही नहीं होती। यह एक्सेप्टेंस कठोर है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम अपनी लिमिटेशंस तोड़ना शुरू कर दोगे। उसी दिन तुम अपनी एनर्जी वापस रिक्लेम कर लोगे, और उसी दिन तुम्हारी जीत की कहानी चुपचाप लिखी जाने लगेगी। यह पहला कदम है, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी। अगर यह स्टेप नहीं लिया तो बाकी स्टेप सिर्फ मोटिवेशन की तरह सुनाई देंगे, पर अगर यह स्टेप लिया तो आगे का हर चैप्टर तुम्हें उस व्यक्ति की तरफ ले जाएगा जो डिपेंड नहीं करता, जो वेट नहीं करता, जो खुद को जीतने तक फोकस करता है। चैप्टर 2,
डेली सेल्फ बिल्डिंग प्रिंसिपल। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम सिर्फ एक दिन नहीं उठा रहे होते, तुम अपनी पूरी जिंदगी का अगला ब्रिक हाथ में उठाते हो। और वही ब्रिक तय करता है कि तुम धीरे धीरे ऊपर उठोगे या फिर उसी जगह पर फंसे रहोगे जहां सालों से अटके हुए हो। यही रीजन है कि असली ग्रोथ किसी बड़े इवेंट से नहीं, बल्कि रोज के स्मॉल एक्शन से बनती है। वही एक्शंस जो देखने में मामूली लगते हैं, पर अंदर से तुम्हारे ब्रेन की पूरी वायरिंग बदल देते हैं। तुमने यह कई बार सुना होगा कि कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी किसी स्लोगन की तरह नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह काम करती है। तुम जितने दिनों तक एक बिहेवियर रिपीट करते हो, तुम्हारा माइंड उतने दिनों तक उसे नॉर्मल मानने लगता है। शुरुआत में हर डिसिप्लिन भारी लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंफर्ट के हिसाब से प्रोग्राम्ड है। लेकिन रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस उस प्रोग्रामिंग को रीराइट करना शुरू कर देते हैं। यह डेली सेल्फ बिल्डिंग इसी रिवायरिंग का दूसरा नाम है। जब तुम खुद को रोज इंटेंशनली थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हो, चाहे रीडिंग हो, वर्कआउट हो, मेंटल क्लैरिटी हो, या बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, तब तुम असल में अपने ब्रेन को एक नई आइडेंटिटी की तरफ पुश कर रहे होते हो। और आइडेंटिटी ही वह चीज है जो तुम्हारे डिसीजंस, रिएक्शंस, इमोशंस और हैबिट्स को कंट्रोल करती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी को एक्सीडेंटल तरीके से जीते हैं। कल क्या किया, उसी के जैसे आज करेंगे। आज क्या करेंगे, उसी के जैसा कल बन जाएगा। और फिर वो शिकायत करते हैं कि लाइफ बदलती क्यों नहीं। दे फॉरगेट कि सेल्फ बिल्डिंग एक इंटेंशनल एक्ट है। कोई दिन खुद इंप्रूव नहीं होता, उसे इंप्रूव करना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग सोचते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इसलिए आज सेल्फ वर्क नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इनर्शिया का साइकोलॉजी अलग चलता है। मोटिवेशन हर दिन आए, ये ह्यूमन नेचर में नहीं है। लेकिन छोटे छोटे एक्शंस हर दिन रिपीट हों तो मोटिवेशन अपने आप पैदा हो जाता है। जब तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनते हो, चाहे एक नया पेज पढ़ो, एक छोटी वर्कआउट करो, एक डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, तुम अपने दिमाग को साबित करते हो कि तुम केपेबल हो। ये प्रूफ तुम्हारे अंदर ट्रस्ट पैदा करता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट बनती है, तब तुम अब अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करते हो। ये कंट्रोल ही सेल्फ बिल्डिंग का असली आधार है। कुछ दिनों में तुम मजबूत महसूस करोगे, कुछ दिनों में बिल्कुल खाली। लेकिन असली फर्क सिर्फ इतना है कि किस दिन तुम खुद की जीत चूज करते हो। क्योंकि हर दिन तुम या तो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन बना रहे होते हो या अपने वीकर वर्जन को फीड कर रहे होते हो। कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। लाइफ या तो ऊपर जा रही है या नीचे। मिडिल ग्राउंड सिर्फ इल्यूजन है। जब तुम डेली सेल्फ बिल्डिंग को एक रिचुअल की तरह अपनाते हो, तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस चीप लगने लगती है, तुम्हें एक्सक्यूजेस की आवाज कमजोर लगने लगती है, तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा आने लगता है। वही भरोसा जो हर विनर के अंदर गहराई से छिपा होता है। यह चैप्टर तुम्हें सिर्फ एक बात समझाने के लिए था। तुम्हें हर दिन अपने आप को इंटेंशनली बनाना पड़ेगा। अगर तुम एक दिन छोड़ते हो, तुम 2 कदम पीछे जाते हो। अगर तुम एक छोटा स्टेप भी उठाते हो, तुम 2 कदम आगे बढ़ते हो। चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है, बस तुम खुद को एक बार वो चॉइस देने की हिम्मत करो। अगला अध्याय उस सबसे खतरनाक गलती को उजागर करेगा जिससे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हारते रहते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि खोए हुए दिनों की कीमत क्या होती है। चैप्टर 3, अवेयरनेस ऑफ वेस्टेड डेज। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस करता है कि वक्त सिर्फ बीतता नहीं, वह तुम्हारे साथ हिसाब भी रखता है। तुम सोचते हो आज का दिन निकल गया, कल देख लेंगे। लेकिन माइंड की दुनिया में
कल नाम की कोई जगह नहीं होती। हर खोया हुआ दिन तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ एक साइलेंट कॉम्पाउंड डेट बनाता जाता है। और यह डेट इतना शांत होता है कि तुम्हें तब तक सुनाई नहीं देता जब तक वह तुम्हारे पूरे फ्यूचर को पकड़कर नहीं हिला देता। दिन यूं ही निकल जाना एक सामान्य बात लगती है, लेकिन वास्तव में यह सेल्फ नेग्लेक्ट का सबसे सटल रूप है। जब तुम आज की मेहनत, आज का डिसिप्लिन, आज का फोकस टाल देते हो, तुम केवल एक टास्क नहीं टाल रहे, तुम अपने भविष्य की स्ट्रेंथ को टाल रहे होते हो। हर मिस्ड वर्कआउट, हर स्किप्ड लर्निंग सेशन, हर डिस्ट्रैक्शन में बिताया घंटा, ये सब तुम्हारे ब्रेन में एक मैसेज भेजता है, मैं अपने गोल्स को डिजर्व नहीं करता। यही हिडन मैसेज धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि माइंड प्रोग्रेस और स्टैग्नेशन को बहुत साफ पहचान लेता है। तुम चाहे कुछ भी जस्टिफाई कर लो, एफर्ट न करने की कीमत अंदर से तुम महसूस करते हो। उसी तरह इंटेंशनल एक्शन की कीमत भी तुम अंदर से महसूस करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तुम्हें उठाता है, दूसरा तुम्हें गिराता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि गिरावट धीरे धीरे होती है, इतनी धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कहां हारते गए। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हैबिट्स माइक्रो लेवल पर शिफ्ट होती है। एक मिस डे अचानक कोई प्रॉब्लम नहीं बनाता, लेकिन रिपीटेड मिसिंग माइंड को यह सिखा देता है कि स्किप करना नॉर्मल है। और एक बार जब स्किपिंग नॉर्मल बन जाए, तब कमबैक करना सबसे कठिन काम बन जाता है। इसलिए हर दिन का वेट वास्तविक होता है, इवन व्हेन इट फील्स इनविजिबल। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वेस्टेड डेज सिर्फ टाइम लॉस नहीं होते, ये आइडेंटिटी लॉस भी होते हैं। जब तुम वो करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, तुम खुद को अपने ही आईज में कम आंकने लगते हो। तुम्हारा इनर वॉइस कमजोर पड़ने लगता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है। और लाइफ में किसी भी तरह की ग्रोथ सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना संभव नहीं होती। जितना कम तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही कम तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट महसूस करोगे। फिर आता है वह मोमेंट जब हकीकत तुम्हें पकड़ लेती है। तुम देखते हो कि तमाम दिन बिना किसी सॉलिड प्रोग्रेस के निकल चुके हैं, और यह रियलाइजेशन हमेशा भारी लगती है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव ट्रूथ भी है। अगर एक दिन तुम्हें पीछे धकेल सकता है, तो एक दिन तुम्हें आगे भी खींच सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम उस दिन को किस तरह डिसाइड करते हो। इस चैप्टर का मैसेज सरल है। हर खोया दिन तुम्हारे खिलाफ काम करता है, और हर इंटेंशनल दिन तुम्हारे लिए। टाइम न्यूट्रल नहीं है, वह हमेशा किसी न किसी साइड काम कर रहा होता है। सवाल सिर्फ यह है कि तुम किस साइड खड़े होना चाहते हो, उनके साथ जो ड्रिफ्ट करते जाते हैं, या उन लोगों के साथ जो हर दिन अपनी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब अगला अध्याय तुम्हें यह समझाएगा कि कमिटमेंट नाम की चीज सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, यह तुम्हारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यही कॉन्ट्रैक्ट विनर्स को बाकी सभी से अलग करता है। चैप्टर 4, कॉग्निटिव कमिटमेंट। जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव कभी लाउड डिसीजन से नहीं आते, वे एक शांत, गहरे और ऑलमोस्ट इनविजिबल कमिटमेंट से पैदा होते हैं। कमिटमेंट कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, यह दिमाग का एक इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक ऐसी साइलेंट अग्रीमेंट जो तुम खुद के साथ करते हो, और जिसे सिर्फ तुम जानते हो। यही इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट तय करता है कि तुम आने वाले दिनों में किस वर्जन को ग्रो करोगे, स्ट्रॉन्गर वर्जन या वीकर वर्जन। कमिटमेंट का साइकोलॉजी कहता है कि जब तुम किसी गोल को अपने दिमाग में नॉन निगोशिएबल दर्ज कर देते हो, तो तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री धीरे धीरे उस दिशा में शिफ्ट होने लगती है। तुम चॉइसेस ऑटोमेटिक बनाते हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस को नेचुरली फिल्टर करने लगते हो, और सबसे जरूरी, तुम टेम्पटेशंस के सामने कमजोर नहीं, बल्कि स्टेबल महसूस करने लगते हो।
क्योंकि कमिटमेंट मोटिवेशन पर नहीं, आइडेंटिटी पर चलता है। मोटिवेशन मूड बेस्ड है, कमिटमेंट आइडेंटिटी बेस्ड। लेकिन ज्यादातर लोग कमिटमेंट को एक इमोशनल फीलिंग मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब एनर्जी हाई होगी तब कमिटमेंट स्ट्रांग रहेगा। पर सच ये है कि कमिटमेंट का असली टेस्ट लो एनर्जी डेज में होता है। वो डेज जब तुम थके होते हो, डिस्ट्रैक्टेड होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, या बस किसी भी चीज का मन नहीं होता। ऐसे दिनों में तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंफर्ट जोन की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, और यही इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट का असली मतलब पता चलता है। कमिटमेंट का अर्थ है तुम वही करते हो जो तुमने तय किया है, भले ही तुम्हारा मूड कुछ भी कह रहा हो। अगर तुम कमिटमेंट को इंटरनलाइज कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर सेल्फ ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। सेल्फ ट्रस्ट शायद इंट्रोवर्टेड शब्द लगे, लेकिन यह साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा स्रोत है। जब तुम अपने वर्ड्स पर खुद भरोसा करने लगते हो, तब तुम्हारा माइंड कॉन्ट्रडिक्शन से मुक्त होता है। तुम अपने गोल्स के साथ अलाइन महसूस करते हो। तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो। और यही अलाइनमेंट तुम्हारे ब्रेन को फ्रिक्शन फ्री डायरेक्शन देता है। जब कमिटमेंट कमजोर होता है, तुम हर छोटी कठिनाई में टूट जाते हो। लेकिन जब कमिटमेंट स्ट्रांग होता है, तुम छोटी कठिनाइयों को नोटिस भी नहीं करते। ऑब्स्टेकल्स पहले जैसे लाउड नहीं लगते, डिस्ट्रैक्शंस पहले जैसी चमक नहीं रखते, और एक्सक्यूजेस वे धीरे धीरे इनविजिबल होने लगते हैं। क्योंकि कमिटमेंट खुद में तुम्हारे दिमाग का एक फिल्टर बन जाता है। एक ऐसा फिल्टर जो हर यूजलेस बिहेवियर को कट कर देता है। समस्या तब होती है जब लोग सोचते हैं कि मैं कमिटेड हूं, लेकिन उनकी एक्शंस उस कमिटमेंट को सपोर्ट नहीं करती। कमिटमेंट कभी स्पोकन नहीं होती, ये सिर्फ एक्शंस में दिखाई देती है। अगर तुम हर दिन अपने गोल के लिए माइक्रो एफर्ट नहीं डाल रहे, तो तुम्हारा दिमाग उस गोल को ऑप्शनल समझने लगता है। ऑप्शनल गोल्स के लिए कोई न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं बनती। ऑप्शनल गोल्स के लिए कोई आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होती। ऑप्शनल गोल्स कभी लाइफ नहीं बदलते। कमिटमेंट तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम अपने मन की नॉइज पर कितना कंट्रोल रखते हो। जब तुम इंटरनली कमिटेड हो, तब तुम अननेसेसरी थॉट्स, कंपैरिजंस, इमोशंस को नेचुरली इग्नोर कर पाते हो। क्योंकि माइंड केवल वो सिग्नल्स फॉलो करता है जो बार बार रीइंफोर्स्ड हो। कमिटमेंट रीइंफोर्समेंट का सबसे शुद्ध रूप है। जितना तुम इसे रिपीट करते हो, उतना तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करना सीखता है। इस चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ इतना है, कमिटमेंट को शब्द की तरह नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह देखो। कमिटमेंट तुम्हारे ब्रेन का इंटरनल लॉ है, और जब यह लॉ सेट हो जाता है, तुम वही डिसीजंस करते हो जो तुम्हें जीत की तरफ ले जाते हैं। चाहे दिन कैसा भी हो, चाहे एनर्जी कितनी भी कम हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। यही डिफरेंस है उन लोगों में जो कोशिश करते रहते हैं और उन लोगों में जो जीत जाते हैं। अगला अध्याय तुम्हें बताएगा कि छोटे छोटे डिसीजंस कैसे पूरी लाइफ की दिशा बदल देते हैं, और कैसे हर माइक्रो चॉइस तुम्हारी आइडेंटिटी को या तो क्रिएट करती है या डिस्ट्रॉय। चैप्टर 5, माइक्रो डिसीजंस बिल्ड योर लाइफ। तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो बदलती है उन छोटे, शांत, ऑलमोस्ट इनविजिबल चॉइसेस से जिन्हें तुम हर दिन लेते हो। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे लाइफ चेंज को एक बड़े ड्रामेटिक इवेंट की तरह कल्पना करते हैं, जैसे एक दिन मोटिवेशन आएगी और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है कि तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारा फ्यूचर, सबका निर्माण माइक्रो डिसीजन से होता है। ये वही डिसीजंस हैं जहां तुम रीडिंग चुनते हो या स्क्रोलिंग, वर्कआउट चुनते हो या एक्सक्यूजेस, साइलेंस चुनते हो या डिस्ट्रैक्शन, इंप्रूवमेंट चुनते हो या टेम्पररी कंफर्ट। ये चॉइसेस छोटे होते हैं, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस विशाल होते हैं। रीजन ये है कि हर माइक्रो डिसीजन तुम्हारे दिमाग को एक मैसेज भेजता है। मैं कौन बन रहा हूं?
जब तुम डिसिप्लिन वाला ऑप्शन चुनते हो, तुम अपने ब्रेन में सेल्फ कंट्रोल सर्किट्स को मजबूत करते हो। और जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम ब्रेन में अवॉइडेंस सर्किट्स को मजबूत करते हो। स्लोली ये सर्किट्स ही तुम्हारी आइडेंटिटी में बदल जाते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस रिपीटेड डिसिप्लिन्ड माइक्रो डिसीजंस का साइड इफेक्ट है। हर बार जब तुम अपने लिए सही चॉइस लेते हो, तुम्हारा दिमाग इंटरनली कहता है, मैं केपेबल हूं। और इसी केपेबिलिटी सिग्नल से तुम्हारी सेल्फ इमेज बदलनी शुरू होती है। दूसरी तरफ, जब तुम बार बार गलत डिसीजंस लेते हो, तुम अपने ही दिमाग को साबित कर देते हो कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। यह चीज अंदर से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को खा जाती है। तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा कम होने लगता है, और वही लैक ऑफ ट्रस्ट फ्यूचर गोल्स को और भी कठिन बना देता है। माइक्रो डिसीजंस तुम्हारे दिन के फ्लो का भी फाउंडेशन बनाते हैं। अगर तुम सुबह एक सही डिसीजन लेते हो, जैसे 10 मिनट रीडिंग, एक छोटा वर्कआउट, या बस फोन को दूर रखना, तो तुम्हारा दिमाग उस मोमेंटम को पूरे दिन कैरी करता है। इसी को न्यूरोसाइंस में बिहेवियरल प्राइमिंग कहा जाता है। एक सही चॉइस अगले सही चॉइसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है। और सबसे डेंजरस ट्रूथ यह है कि माइक्रो डिसीजंस कभी न्यूट्रल नहीं होते। या तो वे तुम्हें आगे बढ़ा रहे होते हैं, या वे तुम्हें पीछे धकेल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा स्क्रोलिंग क्या फर्क डालेगा, लेकिन स्क्रोलिंग सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं खाती, ये तुम्हारे ब्रेन की अटेंशन स्पैन, फोकस सर्किट्स और इमोशनल एनर्जी को भी ड्रेन करती है। यही वजह है कि कई लोग प्रैक्टिकल काम शुरू ही नहीं कर पाते। उनकी माइक्रो डिसीजंस ने धीरे धीरे उनके माइंड को कमजोर कर दिया होता है। माइक्रो डिसीजंस की दिलचस्प बात यह है कि वे शुरुआत में कभी भारी नहीं लगते। ऑपोजिट चॉइसेस ऑलमोस्ट बराबर लगती है। लेकिन जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने गुजरते हैं, उन्हीं स्मॉल चॉइसेस की वजह से एक पाथ और दूसरे पाथ में सैकड़ों कदमों का फर्क पैदा हो जाता है। हर बार जब तुम सही माइक्रो डिसीजन लेते हो, तुम अपनी कहानी को एक नई दिशा दे रहे होते हो। तुम अपने दिमाग को बिल्ड कर रहे होते हो। तुम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। और तुम धीरे धीरे वह वर्जन बन रहे होते हो जिस पर गर्व किया जा सके। इस चैप्टर का सार बेहद सरल है, लेकिन लाइफ चेंजिंग। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी बिग चॉइसेस से नहीं, तुम्हारी रोज की स्मॉल चॉइसेस से शेप होती है। अगर तुम हर दिन छोटे डिसीजंस को सही दिशा में पुश कर सको, तो तुम्हें किसी मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद मिरेकल बन जाओगे। अब अगला अध्याय यह दिखाएगा कि बिना नॉइस, बिना अप्लॉज और बिना किसी को बताए तुम्हारा ग्रोथ किस तरह भीतर ही भीतर बनता है, और क्यों साइलेंट फेजेस किसी भी विनर की जर्नी का सबसे बड़ा वेपन होते हैं। चैप्टर 6, साइलेंट ग्रोथ फेज। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव किसी भीड़ में नहीं होते। वो तब होते हैं जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, जब तुम्हारा काम किसी तक पहुंच भी नहीं रहा होता। लोग समझते हैं कि सक्सेस का रास्ता लाउड होता है, ड्रामेटिक होता है, अपलॉज से भरा होता है। लेकिन विनर्स जानते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्वाइट होती है, स्लो होती है और बाहर से लगभग इनविजिबल होती है। यही साइलेंस असल में स्ट्रेंथ का जन्मस्थान है। जब तुम उन कामों पर ध्यान देते हो जो कोई नोटिस नहीं करता, एक्स्ट्रा रीडिंग, फोकस्ड प्रैक्टिस, टाइम ब्लॉकिंग, डिसिप्लिन, तब तुम एक अलग तरह का इंटरनल पावर डेवलप करते हो। ये पावर कॉन्फिडेंस से नहीं आती, ये रेपिटेशन से आती है। ये वैलिडेशन से नहीं आती, ये इंटरनी इंटरनल कंसिस्टेंसी से आती है। यही वो फेज है जहां तुम खुद को बिल्ड कर रहे होते हो, और दुनिया को अभी इसकी खुशबू भी नहीं लगती। साइलेंट ग्रोथ फेज में एक अजीब सा विरोधाभास होता है। तुम बहुत काम कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तुम एफर्ट डालते हो, दिन देते हो, माइंड फोकस करते हो, लेकिन सरफेस पर कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं।
उन्हें लगता है कि उनके काम का कोई आउटकम नहीं है, इसलिए वो रुक जाते हैं। पर रियलिटी यह है कि प्रोग्रेस हमेशा पेड़ जैसी होती है। जड़ें पहले बनती है, फल बाद में आते हैं। तुम्हारा ब्रेन भी इसी प्रिंसिपल पर चलता है। जब तुम लगातार एफर्ट देते हो, तुम्हारा दिमाग भीतर से न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है। तुम अभी रिजल्ट्स नहीं देख रहे, पर चाहते हो वो स्टेबिलिटी जो आगे चलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। यही अनसीन न्यूरो ग्रोथ असली फाउंडेशन है। और फाउंडेशन हमेशा जमीन के नीचे ही बनती है, कभी ऊपर नहीं। साइलेंट ग्रोथ की एक और खासियत यह है कि यह तुम्हें इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाती है। तुम्हें किसी एप्रिसिएशन, किसी पुश, किसी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद काम करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह वर्क तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए फ्यूअल है। इसी इंडिपेंडेंस को साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी कहा जाता है। जब तुम धीमे धीमे इस मैच्योरिटी को बिल्ड कर लेते हो, तब तुम्हारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। लेकिन साइलेंस कठिन भी होता है। यह माइंड को टेस्ट करता है, यह पेशेंस को स्ट्रेच करता है, यह तुम्हें हर दिन यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या तुम सच में कमिटेड हो या सिर्फ एक्साइटमेंट में चले आए थे। और जब तुम साइलेंस में भी काम करते रहते हो, तब तुम खुद को साबित करते हो कि तुम सिर्फ विश करने वाले नहीं, वर्क करने वाले इंसान हो। साइलेंट ग्रोथ तुम्हें वह स्टेबिलिटी देती है जो दूसरों के पास नहीं होती। वे लोग हर सेटबैक में टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर कुछ नहीं बनाया होता। लेकिन तुम, जो चुपचाप अपने आप पर काम करते रहे हो, तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये सब ग्रोथ साइकिल का हिस्सा है। पेन, बोर्डम, रेपिटेशन, ये सब तुम्हें शार्प बनाते हैं। तुम्हें यह भी याद रखना है कि साइलेंट ग्रोथ लाउड रिजल्ट्स बनाती है, लेकिन ये रिजल्ट्स रातों रात नहीं आते। इन्हें बनने में रोज का क्वाइट एफर्ट लगता है, डेली डिसिप्लिन लगता है और स्थिर मन लगता है। जो लोग साइलेंट वर्क छोड़ देते हैं, वो कभी लाउड सक्सेस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनकी फाउंडेशन इनकम्प्लीट होती है। इसलिए अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, तो यही वह सबसे जरूरी पल है जहां तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी ग्रोथ अभी बाहर नहीं दिख रही, लेकिन अंदर पूरी ताकत से बन रही है। आज का अनसीन एफर्ट कल की सीन ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। इस चैप्टर का संदेश एक लाइन में, जो ग्रोथ दिखती नहीं वही सबसे मजबूत ग्रोथ होती है। अब अगला अध्याय ये बताएगा कि इस साइलेंट ग्रोथ को मोमेंटम में कैसे बदला जाता है। क्यों कंसिस्टेंसी ही वह सिस्टम है जो विनर्स बनाता है, और क्यों बिना कंसिस्टेंसी कोई भी टैलेंट लंबे समय तक टिक नहीं पाता। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी मैकेनिज्म। कंसिस्टेंसी वह चीज है जिसे दुनिया अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देती है, लेकिन माइंड इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी ही तुम्हें आगे ले जाकर फिनिश लाइन तक पहुंचा सकती है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स के हिसाब से ऑपरेट करता है, और कंसिस्टेंसी वही पैटर्न है जो तुम्हारी आइडेंटिटी से लेकर तुम्हारे एंटायर बिहेवियर सिस्टम तक सबको रीशेप कर देता है। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह ग्लैमरस नहीं होती। यह एक्साइटमेंट पर नहीं टिकती, रूटीन पर टिकती है। यह आज ग्रेट फील कर रहा हूं जैसे मूड्स पर नहीं चलती, यह चलती है आज भी वही करना है जो करना है वाली क्वाइट डिटर्मिनेशन पर। यही रीजन है कि लोग कंसिस्टेंसी को टफ मान लेते हैं, क्योंकि यह अक्सर बोरिंग, रिपेटिटिव और साइलेंट लगती है। लेकिन जिस चीज में बोर्डम हो, उसी में लॉन्ग टर्म पावर छिपी होती है। माइंड इसी रेपिटेशन से स्ट्रॉन्ग न्यूरल सर्किट्स बनाता है। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन परफेक्ट होना। यह भ्रम है। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ है हर दिन प्रेजेंट होना, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना, चाहे स्टेप कितना भी छोटा हो। तुम फेल भी करो, मूड भी खराब हो, एनर्जी भी लो हो, और लेकिन अगर तुम फिर भी अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को क्रॉस कर लेते हो,
तो तुम कंसिस्टेंसी बनाए हुए हो। माइंड इसी मिनिमम रिपीटेड एक्शन पर ट्रस्ट बनाता है। कंसिस्टेंसी का साइकोलॉजी कहता है कि जब तुम लगातार किसी बिहेवियर को रिपीट करते हो, तुम अपने दिमाग में फ्रिक्शन कम करने लगते हो। वो काम जो पहले भारी लगता था, धीरे धीरे डिफॉल्ट बन जाता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन वाले लोग एफर्टलेस लगते हैं। वो एफर्टलेस पैदा नहीं होते, उन्होंने अपने ब्रेन को कंसिस्टेंसी के जरिए रीट्रेन किया होता है। कंसिस्टेंसी के बिना सेल्फ कंट्रोल कोलैप्स हो जाता है। तुम हर बार मूड के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो, और मूड्स सबसे अनरिलायबल चीजों में से एक है। लेकिन जब कंसिस्टेंसी सेट हो जाती है, तुम मूड्स की जगह बिहेवियर्स फॉलो करने लगते हो। यही शिफ्ट तुम्हें ऑटो पायलट डिसिप्लिन देता है। कंसिस्टेंसी की सबसे डार्क रियलिटी यह है कि यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे खिलाफ दोनों काम कर सकती है। अगर तुम डेली डिस्ट्रैक्शंस रिपीट करते हो, स्क्रोलिंग, ओवरथिंकिंग, अवॉइडेंस, लेट स्लीपिंग, तो तुम अनजाने में अपने आप को डिफीट मोड में डाल रहे होते हो। माइंड हर रिपीटेड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, चाहे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो या बुरा। यही रीजन है कि एक रॉन्ग हैबिट इतनी आसानी से कैच कर लेती है और उससे निकलना मुश्किल लगता है। कंसिस्टेंसी एक क्वाइट मोमेंटम भी बनाती है। मोमेंटम वह इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें आगे खींचती है। शुरू में यह वीक होती है, लेकिन हफ्तों और महीनों में यह एक अनस्टॉपेबल पुश में बदल जाती है। यही वह फेज है जहां सक्सेस आसान लगने लगती है, क्योंकि तुमने फाउंडेशन इतनी मजबूत बना ली होती है कि अब तुम्हारे बिहेवियर्स तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। तुम बिहेवियर्स के लिए नहीं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर दिन ह्यूज आउटपुट हो। कुछ दिन सिर्फ मिनिमम एक्शन भी कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। माइंड स्टेबिलिटी चाहता है, वैरायटी नहीं। स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी प्रोड्यूस करती है। यह चैप्टर तुम्हें सिर्फ एक लाइन याद दिलाने के लिए है। किसी भी जर्नी में जीत तेज दौड़ से नहीं, स्टेडी चलने से मिलती है। टैलेंट तुम्हें शुरू करवाता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें पूरा करवाती है। अब अगला अध्याय बताएगा कि कंसिस्टेंसी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर तुम अपनी अटेंशन और फोकस को गार्ड नहीं करोगे, तो दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे एंटायर मेंटल सिस्टम को हाईजैक कर देंगी। अगला चैप्टर तुम्हें अटेंशन थेफ्ट, माइंड ओवरलोड और फोकस प्रोटेक्शन की पूरी साइकोलॉजिकल रियलिटी दिखाएगा। चैप्टर 8, अटेंशन गार्डिंग सिस्टम। तुम्हारा माइंड उतना ही पावरफुल है जितना तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर पाते हो। आज की दुनिया में जीत उन लोगों की नहीं होती जिनके पास ज्यादा समय है। जीत उन लोगों की होती है जो अपनी अटेंशन को बचा पाते हैं। तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारा फोकस है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है और अल्टीमेटली तुम्हारा फ्यूचर है। अगर अटेंशन बिखर गया तो तुम्हारी लाइफ भी बिखर जाएगी, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं चुराते, वे तुम्हारी मेंटल बैंडविड्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग को भी डैमेज करते हैं। हर बार जब तुम किसी बेकार नोटिफिकेशन पर टैप करते हो, तुम केवल 2 सेकंड नहीं खोते, तुम अपने ब्रेन को एक नई डिपेंडेंसी सिखाते हो। तुम उसे सिखाते हो कि किसी भी पल ध्यान टूट सकता है। यह छोटी बात लगती है, लेकिन यही छोटे इंटरप्शंस तुम्हें डीप वर्क से बाहर फेंकते हैं और धीरे धीरे तुम फोकस खोने लगते हो। अटेंशन हाईजैक का साइकोलॉजी बहुत सीधा है, ब्रेन नॉवेल्टी के पीछे दौड़ता है। सोशल मीडिया तुम्हें यही नॉवेल्टी इंजेक्ट करता है, बार बार, लगातार, बिना रुके। और जब तुम्हारा दिमाग इन छोटी छोटी डोपामिन हिट्स का आदी हो जाता है, तब रियल वर्क बोरिंग लगने लगता है, स्लो लगने लगता है और तुम्हारा माइंड एक काम पर टिक ही नहीं पाता। यही वजह है कि हजारों लोग गोल सेट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड, फ्रैगमेंटेड
और ओवरलोडेड होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। तुम चाहे जितने भी एम्बिशियस हो, अगर अटेंशन हर तरफ बिखर रहा है तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। माइंड सिर्फ तब स्ट्रॉन्गेस्ट मोड में जाता है जब वह एक दो चीजों पर शार्पली फोकस कर पाता है। इसलिए विनर्स अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। वे नॉइस को हटाते हैं। वे यूजलेस इंफॉर्मेशन, यूजलेस कॉन्वर्सेशंस और यूजलेस डिजिटल कंजम्पशन को एलिमिनेट कर देते हैं। यह एलिमिनेशन ईगो का काम नहीं, स्ट्रैटेजी का काम है। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाना शुरू करते हो, शुरुआत में तुम्हें डिस्कंफर्ट महसूस होगा। तुम्हारा दिमाग रेस्टलेस होगा क्योंकि वह स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है। लेकिन यही फेज सबसे वैल्यूबल होता है क्योंकि यहां तुम अपने माइंड को रीट्रेन कर रहे होते हो। जब तुम रिपीटेडली नॉइस से दूर रहना सीखते हो, तुम्हारा ब्रेन फिर से खुद को रिपेयर करना शुरू करता है। अटेंशन स्पैन ग्रो होने लगता है, क्लैरिटी शार्प होने लगती है, फोकस स्टेबल होने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां तुम फर्स्ट टाइम महसूस करते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है, नॉट द वर्ल्ड्स कंट्रोल। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम का पहला कदम है। अटेंशन गार्डिंग का मतलब केवल डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं, इसका मतलब है अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना। उस कंटेंट से प्रोटेक्ट करना जो तुम्हें कमजोर करता है, उन लोगों से प्रोटेक्ट करना जो तुम्हारा टाइम ड्रेन करते हैं, उन हैबिट से प्रोटेक्ट करना जो तुमसे धीरे धीरे फाइट करने की कैपेसिटी छीन लेती है। रियलिटी बहुत सिंपल है। अगर तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर अटेंशन किसी और के हाथ में है तो तुम अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट के मुताबिक जी रहे हो। दिस चैप्टर का मकसद क्लियर है। तुम्हें अटेंशन को एक करेंसी की तरह ट्रीट करना सीखना है। इसे जहां इन्वेस्ट करोगे वहीं तुम ग्रो करोगे। अगर तुम इसे बेकार जगहों पर वेस्ट करोगे तो तुम चाहे जितनी मेहनत करो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति सिर्फ तब एक्टिवेट होती है जब तुम इसे प्रोटेक्ट करते हो, गार्ड करते हो और डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगला चैप्टर तुम्हें वह चीज सिखाएगा जिससे सबसे ज्यादा लोग कंट्रोल में रहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन। नेक्स्ट चैप्टर ये रिवील करेगा कि अप्रूवल की जरूरत कैसे माइंड को कमजोर करती है और बिना परमिशन के जीना ही विनर माइंडसेट का असली इवोल्यूशन क्यों है। चैप्टर 9, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन। लोगों को लगता है कि वे अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग दूसरों की नजर से बाहर निकल ही नहीं पाते। अप्रूवल का यह ट्रैप इतना सटल होता है कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि उसकी चॉइसेस उसकी अपनी नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से बनी हुई है। जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की राय पर डिपेंड करती है, तब तक तुम अपनी लाइफ को खुद शेप नहीं कर सकते। एक्सटर्नल वैलिडेशन माइंड की सबसे डेंजरस एडिक्शन है क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है। अप्रूवल की जरूरत चाइल्डहुड से शुरू होती है। हम सीखते हैं कि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं वैल्यूबल हूं। यह कंडीशनिंग एडल्ट लाइफ तक चलते चलते इतने गहरे बैठ जाती है कि कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम क्या चाहते हो और लोग तुमसे क्या चाहते हैं। इन दोनों में फर्क कहां खो गया। लेकिन जैसे ही तुम अपने डिसीजंस को दूसरों की सोच पर आधारित करते हो, तुम मजबूर बन जाते हो। तुम हर कदम पर सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग तुम्हें जज करेंगे या नहीं। प्रॉब्लम यह है कि वैलिडेशन एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। आज तुम एक अचीवमेंट करके अप्रूवल पाओगे, तो कल दूसरों की बिलीफ को मेंटेन करने के लिए तुम्हें और परफॉर्म करना पड़ेगा। यह साइकिल कभी बंद नहीं होती। तुम अपने लिए नहीं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए जीने लगते हो। और यही पॉइंट है जहां इनर वॉइस धीरे धीरे फेड होने लगता है। तुम खुद को खोने लगते हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी छीन लेता है। तुम इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हो
क्योंकि तुम्हारा मूड अब दूसरों की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। अगर कोई प्रेज कर दे तो तुम खुश, किसी ने इग्नोर कर दिया तो तुम कंफ्यूज, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो तुम टूट जाते हो। यह लाइफ नहीं, यह इमोशनल स्लेवरी है। लेकिन जब तुम वैलिडेशन के चक्कर से बाहर निकलते हो, तब तुम एक रेयर साइकोलॉजिकल फ्रीडम अनुभव करते हो। तुम वो करते हो जो तुम सही मानते हो, ना कि वो जो लोग अपलॉड करें। तुम्हारे डिसीजंस क्लैरिटी से आते हैं, इनसिक्योरिटी से नहीं। तुम्हारी आइडेंटिटी स्टेबल होती है, शिफ्टिंग ओपिनियंस पर नहीं। और तुम धीरे धीरे फील करते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब फ्रैजाइल नहीं रहा, ये अब इंटरनल हो चुका है। फ्रीडम फ्रॉम वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने एक्शंस को दूसरों की अप्रूवल से मुक्त करके अपनी वैल्यूज, अपनी ग्रोथ और अपनी पर्पस पर आधारित डिसीजंस लेने लगते हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में ले लेते हो। जब तुम वैलिडेशन छोड़ देते हो, तब तुम कंपैरिजन भी छोड़ देते हो। और कंपैरिजन खत्म होने का मतलब है कि तुम अपनी स्पीड, अपनी डायरेक्शन और अपने गोल्स को फाइनली समझ पाते हो। तुम्हें अपनी लाइफ की जर्नी में क्लैरिटी मिलती है। तुम खुद को देख पाते हो जैसा तुम हो, न कि जैसा दुनिया चाहती है तुम्हें देखना। यह चैप्टर तुम्हें यह समझाने के लिए था कि अप्रूवल की दौड़ इन्फिनिट है। उससे बाहर निकलते ही तुम अपनी असली स्ट्रेंथ एक्टिवेट करते हो। तुम अनअपोलोजेटिक डिसीजंस लेते हो, तुम ब्रेव बनते हो, तुम साइलेंस में ग्रो करते हो। और सबसे जरूरी, तुम खुद की नजर में वैल्यूबल बनने लगते हो, जो कि किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से कहीं अधिक पावरफुल है। अब अगला चैप्टर तुम्हें एक जरूरी हार्श ट्रूथ बताएगा, ओनरशिप। यह दिखाएगा कि जब तक तुम अपनी चॉइसेस, अपनी गलतियां और अपनी जिंदगी को पूरी तरह ओन नहीं करते, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भी नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें सेल्फ ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की साइकोलॉजिकल ताकत सिखाएगा। चैप्टर 10, सेल्फ ओनरशिप साइकोलॉजी। जिंदगी में तब तक कोई भी असली बदलाव शुरू नहीं होता जब तक तुम पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम्हारी हालत, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी प्रोग्रेस इन सबके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। लोग अपनी जिंदगी में यहां सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से है, उनके फेलियर्स हालात की वजह से है और उनकी धीमी प्रोग्रेस लक की वजह से है। लेकिन यह इल्यूजन जितना मीठा लगता है, उतना ही जहरीला होता है। क्योंकि जब तक ब्लेम बाहर है, कंट्रोल बाहर है। और जब कंट्रोल बाहर है, ट्रांसफॉर्मेशन नाम की चीज अस्तित्व में ही नहीं आती। सेल्फ ओनरशिप का मतलब है खुद से भागना बंद करना, अपनी कमियों को ऐड करना, सबट्रैक्ट नहीं। अपने एक्सक्यूजेस को रिकॉग्नाइज करना, जस्टिफाई नहीं। यह एक अनकंफर्टेबल प्रक्रिया है, क्योंकि यह तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाती है। ईगो हमेशा चाहता है कि गलती बाहर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर हो। लेकिन तुम तभी स्ट्रांग बनते हो जब तुम ये साहस पैदा करते हो कि हाँ, मेरी लाइफ में जो कुछ है, गुड या बैड, उसमें मेरा हिस्सा सबसे बड़ा है। जब तुम सेल्फ ओनरशिप को इंटरनलाइज करते हो, तुम अपनी जिंदगी के सारे ब्लाइंड स्पॉट्स देखने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम कहाँ अवॉइड करते हो, कहाँ ओवरथिंक करते हो, कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हो, कहाँ हार मान लेते हो। ये क्लैरिटी पेनफुल होती है, लेकिन यही क्लैरिटी तुम्हें शार्प बनाती है। इसी क्लैरिटी से तुम समझ पाते हो कि तुम्हारा आज का वर्जन किस हैबिट, किस चॉइस, किस फियर और किस लेजीनेस से बना है। सेल्फ ओनरशिप का एक बड़ा हिस्सा ऑनेस्टी है। ऑनेस्ट होना मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इंसल्ट करो। ऑनेस्ट होना मतलब है खुद को साफ साफ देखना। मैं केपेबल हूं, लेकिन कमिटेड नहीं। मैं स्मार्ट हूं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं। मैं चाहता बहुत हूं, लेकिन करता कम हूं। जब तुम इस तरह की ब्रूटल ऑनेस्टी डेवलप करते हो, तुम अंदर से क्लियर हो जाते हो। क्लियर माइंड ही स्ट्रांग डिसीजंस लेता है। क्लियर माइंड ही डिस्ट्रैक्शंस को काटता है। क्लियर माइंड ही लॉन्ग टर्म पाथ पर टिकता है। अधिक
कई लोग सालों तक स्टक रहते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों को हाइड करते करते इतनी आदत बना लेते हैं कि उन्हें लगता है वही रियलिटी है। लेकिन हाइडिंग कभी सॉल्यूशन नहीं, हाइडिंग सिर्फ डिले ही है, और हर डिले तुम्हें फ्यूचर से दूर ले जाता है। सेल्फ ओनरशिप वो मोमेंट है जहां तुम डिले को खत्म कर देते हो, तुम एक्सक्यूजेस को एक्सपोज कर देते हो, और सिर्फ एक्सपोज करना ही 50% ट्रांसफॉर्मेशन है। ओनरशिप तुम्हें एक और चीज सिखाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपनी जिंदगी को खुद मैनेज करते हो, खुद डिसीजंस लेते हो, खुद सुधारते हो, खुद बदलते हो, तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है। यह रिस्पेक्ट किसी ट्रॉफी से नहीं मिलती, यह रिस्पेक्ट हर दिन के छोटे प्रयासों से मिलती है। जब तुम अपने एक्शंस को ओन कर लेते हो, उस दिन से तुम्हारी आइडेंटिटी स्टेबल होने लगती है। सेल्फ ओनरशिप का असली रिवॉर्ड यह है कि तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो अपने लिए। तुम जानते हो कि तुम क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, और कहां फोकस करोगे। यही स्टेबिलिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। वही इनस्टेबिलिटी जहां कभी फोकस, कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी एफर्ट, कभी लेजीनेस तुम्हें कमजोर बनाती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है, जब तुम ओनरशिप ले लेते हो, तुम पावरलेस नहीं रहते, तुम अपने लाइफ के ड्राइवर बन जाते हो। और वो इंसान जो अपनी लाइफ खुद चलाता है, उसे कोई बाहर की चीज रोक नहीं सकती। अब अगला चैप्टर तुम्हें इस स्टेबिलिटी का असली उपयोग सिखाएगा, कैसे माइंड कंट्रोल और इमोशनल कंट्रोल विनर्स को दूसरों से अलग बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दिखाएगा कि स्टेबल माइंड कैसे डिसीजंस को शार्प करता है और केओस के बीच क्लैरिटी पैदा करता है। चैप्टर 11, इनर स्टेबिलिटी एंड माइंड कंट्रोल। तुम्हारा माइंड हर दिन हजारों सिग्नल्स रिसीव करता है। कुछ तुम्हें स्ट्रेंथन करते हैं, कुछ वीकन, और कुछ तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किन सिग्नल्स को सुनते हो और किन्हें इग्नोर करते हो। इनर स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतना क्लैरिटी हो कि तुम हर नॉइज के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोते। यही माइंड कंट्रोल का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, केओस के बीच काम रहना और काम के बीच शार्प रहना। तुम्हें यह समझना होगा कि अनस्टेबल माइंड हमेशा रिएक्शंस में जीता है। वह हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, हर कमेंट पर शेक हो जाता है, हर डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल खो देता है। रिएक्शन ड्रिवन लाइफ एक इमोशनल प्रिजन है। इसमें डिसीजंस रैंडम होते हैं, फोकस फ्रैजाइल होता है, और कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है। लेकिन जब माइंड स्टेबिलिटी डेवलप करता है, तब रिएक्शंस डिसीजंस में बदल जाते हैं। इमोशनल इंपल्सेस साइलेंट हो जाते हैं और तुम्हारा ब्रेन लॉन्ग टर्म सोचने लगता है। इनर स्टेबिलिटी का पहला हिस्सा है इंटरनल वॉइस को सुनना। आज की दुनिया इतनी लाउड है कि अगर तुम कॉन्शियसली अपने माइंड को साइलेंस नहीं दोगे, तो तुम अपनी खुद की सोच को सुन ही नहीं पाओगे। एक्सटर्नल ओपिनियंस, डिजिटल नॉइज, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, ये सब मिलकर तुम्हारे रियल थॉट्स को ड्राउन कर देते हैं। और जब तुम्हें खुद की आवाज ही नहीं सुनाई देती, तब तुम्हारा पूरा लाइफ डायरेक्शन ब्लर हो जाता है। माइंड कंट्रोल का दूसरा हिस्सा है इमोशनल रेगुलेशन। तुम्हारी इमोशंस पावरफुल है, लेकिन अगर तुम हर इमोशन को तुरंत एक्ट कर दोगे, तो तुम अपनी लाइफ दूसरों की तरह रिएक्शन बेस्ड जियोगे। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है फीलिंग को एक्नॉलेज करना, लेकिन उससे कंट्रोल ना होना। यह वही स्किल है जो विनर्स को केओस में भी स्टेबल रखती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सब नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेबल माइंड इन्हें प्रोसेस करता है, अनस्टेबल माइंड इन्हें ओबे करता है। इनर स्टेबिलिटी डेवलप करने का एक सीक्रेट प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। जब तुम किसी थॉट, प्रॉब्लम या इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे थोड़ा दूर से ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। डिस्टेंस क्लैरिटी बनाती है, क्लैरिटी डायरेक्शन बनाती है, और डायरेक्शन फोकस क्रिएट करती है।
यही चेन तुम्हें मेंटली पावरफुल बनाती है। माइंड कंट्रोल का तीसरा हिस्सा है डायरेक्शन सेटिंग। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तब डिस्ट्रैक्शंस वीक हो जाती है। लेकिन जब डायरेक्शन नॉइज की वजह से अनक्लियर होती है, तब हर छोटी चीज तुम्हें रास्ते से भटका देती है। डायरेक्शन क्लैरिटी क्रिएट करती है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और किस चीज की कोई वैल्यू नहीं। जितनी क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, उतना माइंड स्टेबल रहेगा। अनिश्चित लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, निश्चित लोग हमेशा कंट्रोल्ड। इनर स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तुम्हें किसी भी परिस्थितियों में प्रिडिक्टेबल बनाती है अपने लिए। तुम जानते हो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे संभलोगे और कैसे मूव करोगे। यह प्रिडिक्टेबिलिटी ही असली सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कभी आउटसाइड वैलिडेशन से नहीं आता, यह अंदर की स्टेबिलिटी से आता है। माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं, यह एक हैबिट है। साइलेंस, क्लैरिटी, इमोशनल रेगुलेशन, डायरेक्शन सेटिंग, ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ पैदा करते हैं जिससे तुम किसी भी स्ट्रेस के बीच कोलैप्स नहीं करते। तुम्हारा माइंड मजबूत रहता है इवन जब आउटसाइड वर्ल्ड अनस्टेबल हो। यही स्किल विनर्स को हर एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने देती है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ यही है। एक शांत, स्थिर और नियंत्रित माइंड किसी भी एक्सटर्नल केओस से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है, तो तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्टेबल, स्ट्रांग और कंट्रोल्ड होगा। अब अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कि स्टेबिलिटी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उन लम्हों में जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, जब कोई तुम्हें बिलीव नहीं करता, जब सपोर्ट जीरो होता है और जब तुम्हारी जीत का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें फाइट लॉजिक सिखाएगा, क्यों सही दिशा में अकेले लड़ना ट्रांसफॉर्मेशन का असली कानून है। चैप्टर 12, फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स लॉजिक। जब तुम किसी बड़े गोल के पीछे जाते हो, एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे आसपास का हर इंसान तुम्हें डाउट करने लगता है। लोग तुम्हें समझाते हैं कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम अनरियलिस्टिक हो, तुम केपेबल नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें सपोर्ट वहीं से नहीं मिलेगा जहां से तुम उम्मीद करते थे। यही वह स्टेज है जहां ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहते, वे एक साइकोलॉजिकल बैटल बन जाते हैं। और इस बैटल को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। किसी भी बड़े ड्रीम की जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा यह नहीं कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे कठिन हिस्सा यह है कि तुम्हें यह मेहनत अकेले करनी पड़ेगी। दुनिया तुम्हारे अर्ली स्टेप्स नहीं देखती, वे तुम्हारे साइलेंट फेसेस नहीं देखते। वे तुम्हारा डाउट, तुम्हारी ब्रेकडाउन्स, तुम्हारी फेलियर्स कुछ भी नहीं देखते। वे सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। और वही लोग जो तुम्हें रोकते थे, वही लोग उस समय तुमसे पूछेंगे कि तुमने यह कैसे किया। यही रीजन है कि तुम्हें एक्सटर्नल बिलीफ का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ड्रीम तुम्हारा है, लोगों का नहीं। इसलिए लोगों का बिलीफ भी ऑप्शन है, कंडीशन नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब सपोर्ट कम होता है, माइंड ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। लेकिन यही वह मोमेंट है जहां विनर्स अपना बेस्ट डेवलप करते हैं। जब तुम अकेले फाइट करते हो, तुम अपने अंदर वो स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हो जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होती। तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो, तुम अपने डिसीजंस के मालिक बनते हो, और तुम बैरियर्स को एक्सक्यूजेस की तरह नहीं, चैलेंजेस की तरह देखने लगते हो। ड्रीम्स के लिए फाइट करना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि तुम्हें बार बार अपनी लिमिट्स के खिलाफ जाना पड़ता है। हर बार जब तुम एक स्टेप आगे बढ़ाते हो, फियर तुम्हें पुल बैक करता है। हर बार जब तुम प्रोग्रेस करते हो, माइंड तुम्हें डाउट करता है। लेकिन यही पुश एंड पुल तुम्हारी आइडेंटिटी को अपग्रेड करता है। यही इंटरनल फ्रिक्शन तुम्हें शार्पन करता है। बिना इस फ्रिक्शन के कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है, नेवर इन कंफर्ट। फाइट करने का मतलब ये नहीं कि तुम हीरोइक दिखो, फाइट करने का मतलब है कि तुम नहीं रुकते। कोई भी परिस्थिति, कोई भी मूड, कोई भी फेलियर तुम्हें पॉज करे, लेकिन स्टॉप नहीं। यही डिफरेंस है विनर्स और क्विटर्स में।
क्विटर्स एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, विनर्स डायरेक्शन ढूंढते हैं। क्विटर्स पेन में रुकते हैं, विनर्स पेन को फीडबैक की तरह ट्रीट करते हैं। क्विटर्स अप्रूवल ढूंढते हैं, विनर्स क्लैरिटी ढूंढते हैं। जब लोग तुम पर डाउट करते हैं, तुम पर हंसते हैं, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये सब तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है। डाउट तुम्हें शार्पर बनाता है, रिजेक्शन तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, लोनलीनेस तुम्हें फोकस्ड बनाती है, और लैक ऑफ बिलीफ तुम्हें सेल्फ बिलीफ डेवलप करना सिखाती है। यही वह स्किल है जो विनर्स में कॉमन होती है, सेल्फ बिलीफ। कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ बिलीफ के बिना पॉसिबल नहीं। ड्रीम्स की लड़ाई हमेशा अनफेयर लगती है, लेकिन अनफेयर ही ग्रोथ को मीनिंगफुल बनाती है। अगर सब स्मूथ होता तो तुम स्ट्रांग नहीं बनते। अगर हर कोई तुम पर विश्वास कर लेता तो तुम खुद पर विश्वास करना सीखते ही नहीं। अगर सपोर्ट बना रहता तो तुम्हारा माइंड इंडिपेंडेंट नहीं होता। अनफेयर सिचुएशंस दरअसल तुम्हारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का कैटलिस्ट है। जो भी तुम्हारे पास आज है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, काम, पेशेंस, सब उस जर्नी के कारण है जहां कभी सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए फाइट से डरना नहीं, फाइट ही तुम्हें विनर बनाती है। तुम जितना संघर्ष करते हो उतना इवॉल्व होते हो। हर कोशिश तुम्हारे भीतर एक नया वर्जन एक्टिवेट करती है, और एक दिन आती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा ड्रीम सिर्फ जीत नहीं था, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी का रीडिजाइन था। इस चैप्टर का एसेंस यही है। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो यह वीकनेस नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बिल्डिंग फेज है। तुम्हें यही फेज स्ट्रॉन्गर बनाता है, डीपर बनाता है, और अनस्टॉपेबल बनाता है। ड्रीम्स उसी को मिलते हैं जो बिना एप्लॉज, बिना बिलीफ, बिना बैकअप फिर भी लड़ता रहता है। अब अगला चैप्टर तुम्हें उस क्रिटिकल वॉल के बारे में बताएगा जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो क्विटिंग पॉइंट जहां माइंड तुम्हें रुकने को कहता है। नेक्स्ट चैप्टर रिवील करेगा कि इस वॉल को कैसे तोड़ा जाता है और क्यों इससे आगे ही असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 13, पुश बियॉन्ड द क्विटिंग पॉइंट। हर जर्नी में एक ऐसा मुकाम आता है जहां तुम अंदर से टूटने लगते हो। यह वो पल होता है जब माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी, एक हैवीनेस, एक इनविजिबल प्रेशर पैदा होने लगता है, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ एक ही आदेश देता है, रुक जाओ। यही क्विटिंग पॉइंट है। यह सिर्फ थकान नहीं, यह माइंड की सर्वाइवल साइकोलॉजी है। माइंड चाहता है कि तुम कंफर्ट में लौट आओ, क्योंकि कंफर्ट प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल चीजें दिमाग को सुरक्षित लगती है। लेकिन जो लोग क्विटिंग पॉइंट पर वापस मुड़ जाते हैं, वे हमेशा वहीं फंस जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और जो लोग इस पॉइंट के पार जाते हैं, वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारी लिमिट नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन होता है। दिमाग पेन महसूस होते ही एनर्जी बचाने के लिए तुम्हें रोकने लगता है। लेकिन असल फिजिकल कैपेसिटीज और मेंटल एंड्योरेंस इसके बाद शुरू होती है। माइंड पहले सरेंडर करता है, बॉडी नहीं। क्विटिंग पॉइंट डेंजरस इसलिए नहीं है कि यह तुम्हें रोक देता है, डेंजरस इसलिए है कि यह तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। यह तुम्हें लॉजिकल एक्सक्यूजेस देता है। आज बहुत थक गए हो, कल कर लेंगे, इतना काफी है। यह तुम्हारे बस की बात नहीं। ये एक्सक्यूजेस स्वीट लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारी पोटेंशियल को चुपचाप किल करते हैं। कोई लाउड अलार्म नहीं बजता, बस तुम धीरे धीरे पीछे हटने लगते हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अपनी स्टोरी अधूरी छोड़ रहे हो। कहा अधूरी। पुश करने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा हाई एनर्जी में रहो। पुश करने का मतलब है कि तुम लो एनर्जी में भी मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करो। जब तुम उस मोमेंट में भी एक्शन लेते हो जब तुम्हारा माइंड कहता है नहीं कर सकता, वही मोमेंट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। यह वो जगह है जहां विनर्स और ऑलमोस्ट विनर्स अलग हो जाते हैं। विनर्स डिस्कंफर्ट के बावजूद मूव करते हैं, ऑलमोस्ट विनर्स कंफर्ट आते ही कोलैप्स कर जाते हैं। क्विटिंग पॉइंट दरअसल तुम्हारे अंदर की दो आइडेंटिटीज की लड़ाई है।
एक तो वह आइडेंटिटी जो कंफर्ट, शॉर्टकट्स और एक्सक्यूजेस पर पलती है। दूसरी वो आइडेंटिटी जो ग्रोथ, एफर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन पर खड़ी है। जब तुम पुश करते हो, तुम दूसरी आइडेंटिटी को फीड कर रहे होते हो। जब तुम रुकते हो, तुम पहली आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे होते हो। क्विटिंग पॉइंट का एक और हार्श ट्रूथ ये है कि यही वह पल है जहां रियल ग्रोथ होती है। इजी डेज तुम्हें इंप्रूव नहीं करते, डिफिकल्ट डेज करते हैं। इजी वर्क तुम्हें एक्सपैंड नहीं करता, हार्ड वर्क करता है। पेन तुम्हारे लिए बैरियर नहीं, रॉ मटेरियल है। जितना तुम डिस्कंफर्ट फेस करने की कैपेसिटी बढ़ाते हो, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल बढ़ता जाता है। पुश करने का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन इंसेन लेवल पर परफॉर्म करो। पुश करने का मतलब है जो तुमने अपने लिए डिसाइड किया है, उससे पीछे मत हटो। अगर तुमने 20 मिनट प्रैक्टिस का कमिटमेंट किया है, तो उस दिन जब तुम बर्नआउट फील कर रहे हो, तब भी 5 मिनट कर लो। ये 5 मिनट भी तुम्हारे ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं, हम हार नहीं मानते। यही रिपीटेड मैसेज तुम्हारी आइडेंटिटी बदलता है। क्विटिंग पॉइंट को क्रॉस करना हमेशा कठिन है, लेकिन एक बार जब तुम इसे क्रॉस कर लेते हो, तुम्हें एक स्ट्रेंज क्लैरिटी मिलती है। तुम समझ जाते हो कि तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा कैपेबल हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड अब तुम्हारा विरोधी नहीं रहा, अब वह तुम्हारे साथ काम करने लगा है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सच्चाई यही है। तुम्हारे ड्रीम्स तुमसे इम्पॉसिबल आउटपुट नहीं मांगते, वे सिर्फ तुम्हें क्विट ना करने को कहते हैं। और जिस दिन तुम क्विट करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचेगा। अब अगला चैप्टर दिखाएगा कि इतने लंबे टाइम तक दिए गए साइलेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एक्शंस और कंटिन्यूअस पुशिंग का रिजल्ट कैसे अचानक विजिबल होता है। नेक्स्ट चैप्टर रिवील करेगा कि इनविजिबल प्रोग्रेस कैसे कंपाउंड होकर तुम्हें उस लेवल तक ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देख पाते। चैप्टर 14, इनविजिबल प्रोग्रेस एंड लॉन्ग टर्म पे ऑफ। तुम्हारी पूरी मेहनत, वो दिन जब तुमने खुद को ड्रैग किया, वो रातें जब तुमने डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय फोकस किया, वो मोमेंट्स जब तुमने क्विट करने की इच्छा को दबाया, ये सब मिलकर एक ऐसी इनविजिबल प्रोग्रेस बनाते हैं जिसे तुम रोज नहीं देख पाते। माइंड को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल ग्रोथ हमेशा सरफेस के नीचे बनती है। तुम एफर्ट डालते रहते हो, हैबिट्स मजबूत होती रहती है, आइडेंटिटी बदलती रहती है, धीरे, शांत, बिना किसी शोर के। शुरुआत में हर चीज स्लो लगती है। तुम एफर्ट डालते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता। तुम कंसिस्टेंसी रखते हो, लेकिन प्रोग्रेस महसूस नहीं होती। लेकिन यही वह पीरियड है जिसे साइकोलॉजी में डिलेड रिवॉर्ड फेज कहा जाता है। इस फेज में ग्रोथ होती है, लेकिन बाहर से दिखती नहीं। तुम्हारा ब्रेन रिवायरिंग कर रहा होता है, तुम्हारी फोकस कैपेसिटी बिल्ड हो रही होती है, तुम्हारी मेंटल टफनेस फॉर्म हो रही होती है, और तुम्हें लग रहा होता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। फिर एक दिन अचानक ब्रेक थ्रू होता है। एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। एक दिन तुम्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस पहले जैसे पावरफुल नहीं है। एक दिन तुम्हें क्लैरिटी दिखती है जहां पहले कंफ्यूजन था। एक दिन तुम्हें भरोसा होने लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, वह तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर रही है। असली पे ऑफ हमेशा लॉन्ग टर्म में आता है। स्लो प्रोग्रेस, साइलेंट प्रोग्रेस, इन्हें लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन विनर्स समझते हैं कि कॉम्पाउंड ग्रोथ ही सबसे डेंजरस पावर है। हर छोटा विन, हर छोटा एक्शन, हर छोटा इंप्रूवमेंट टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। और जब ये मल्टीप्लिकेशन पकड़ लेता है, तब लोग कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अचानक बदल गई। उन्हें नहीं पता होता कि इस अचानक के पीछे महीनों की अनसीन मेहनत थी। उन्हें नहीं पता होता कि इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे हजारों क्वाइट नाइट्स थीं। उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, जर्नी नहीं। अब यह जर्नी यहां खत्म नहीं होती। यह तो एक नया शुरुआती बिंदु है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी ग्रोथ प्रिडिक्टेबल है, कंट्रोलेबल है, रिपीटेबल है। तुम्हें पता है कि डिसिप्लिन काम करता है। तुम्हें पता है
कि कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बदल देती है। और तुम्हें यह भी पता है कि साइलेंट एफर्ट ही लाउड ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है। अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। तुम्हारी फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह कंपाउंड होगी अगर तुम इसे कंटिन्यू रखोगे। रुकना मत, धीमे चलो लेकिन चलो, क्योंकि जो लोग धीमी स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं, अंत में वही सबसे आगे निकलते हैं। अगर तुम इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट तुम्हें लगातार मिलता रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी तुम्हारे माइंडसेट को अपग्रेड करने वाला नया कंटेंट आए, तुम उसे सबसे पहले पा सको।